जी जनाब, वेलकम बैक। आज एक ऐसी नशिस्त है ब्रेकफास्ट एट होम में, एक ऐसी शख्सियत के साथ के जिनसे खबरें तो सुनी ही जाती थीं, लेकिन उनके फैशन, उनकी कलर सेंस को और उनकी मुस्कुराहट को और उनकी ज्वेलरी की सेंस को बाकायदा फॉलो किया जाता था 80s में, 90s में। और ये एक हाउस होल्ड नेम था जिसका नाम था इशरत फातिमा, और फिर वो इशरत साकिब हो गई और हमने बड़ी मुश्किल से इनको सेट्स पे लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ कि आप मेरे शो में खुशी रखे। जी मुझे भी खुशी है कि आपने मुझे बुलाया। अच्छा ये बताइए कि आप तो कुछ अधूरी अधूरी सी लग रही हैं, वो पेन किधर है? ये ब्लू के साथ ब्लू मैचिंग पेन तो हम देखते हैं। हाँ, क्योंकि खबरों का स्क्रिप्ट भी तो नहीं है। तो पेन जो है वो उस प्रॉप का हिस्सा है। बिल्कुल। ये पेन वाला आइडिया किसका? खाली दिमाग का। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब शादी नहीं होती तो शैतान का घर होता है दिमाग। तो नई नई बातें सूझती हैं, बाद में तो मत मारी जाती है। अच्छा, शादी के बाद मियाँ का घर बन जाता है शैतान की जगह? नहीं नहीं नहीं। तो बस वो फिर सोचा कि क्या कुछ मुख्तलिफ सा किया जाए। हाँ। तो फिर ये अच्छा लगा कि तब हम और तो ज़्यादा कुछ इतना इसमें कर भी नहीं इनोवेशन नहीं कर सकते। हाँ जी, तो मैंने बस जहन में आया, ज़ाहिर पढ़ती भी थी कि कपड़ों के साथ मैचिंग के पेन जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दूं। और मुझे याद है कि लोग फिर आपको बाकायदा पेन तोहफे में गिफ्ट किया करते थे। हाँ, बहुत शुक्रिया उनका। तो वो कहाँ है पेन? सारे जमा करके रखे? बिल्कुल रखे हुए हैं। मोहब्बतों को तो आप संभाल कर ही रखते हैं ना। अच्छा, और दूसरा अब अगला सवाल वो भी बहुत जरूरी है, अगर वो ना किया तो बहुत से नाज़रीन मुझसे नाराज हो जाएंगे। भी इशरत साकिब आई थी, उनसे ये क्यों नहीं पूछा कि ये जो नोज पिन है जी, ये कोका जो है ये एक ही है जो तब से चला आ रहा है डायमंड का, या नहीं, इसके काफ़ी सारे वो बन चुके हैं, क्योंकि अगर एक गुम हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती थी। क्योंकि वो इतनी बड़ी नाक के ऊपर उसको छुपाने के लिए फिर ये मैंने पहना कि ज़रा तवज्जो नाक पे कम जाए। अच्छा, आपका जो अंदाज और खबरनामे के बाद या खबरों के बाद बिल्कुल संजीदा और शाइस्तगी के साथ, सॉफ्टनेस के साथ पढ़ते पढ़ते आखिर में एक वो मुस्कुराहट हुआ करती थी, और ये वाली। तो ये तीन चीजें बाकायदा लोग फॉलो करते थे। कैसा लगता है वो यादें, वो मोमेंट्स, लोगों की वो मोहब्बत, वो प्यार? वही जिंदगी है बस। देखिए आप, अभी मैं कुछ दिन पहले एक शादी में गई तो वहाँ पर बहुत सारे लोग, ख़वातीन हजरात मुझे मिलके बड़ी मोहब्बत से तस्वीरें बनवाने लगे और मिल रहे थे। तो उनमें से खातून ने मुझे कहा कि आपको बुरा तो नहीं लग रहा कि हमारे सारे रिलेटिव आपके साथ इस तरह से आके? मैंने कहा मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि आप किसी को अपने से मोहब्बत करने के लिए, अपनी इज़्ज़त करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। ये अगले बंदे की मेहरबानी है कि वो आपकी इज़्ज़त कर रहा है, आपसे प्यार कर रहा है, तो हमें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए ना, क्योंकि हम उन्हीं के लिए हैं और उन्हीं की वजह से हैं। रेडियो और टेलीविज़न दोनों कैरियर्स को आप साथ लेके चली और साल हर साल गुजर गए। क्या रेडियो पे इशरत और अंदाज में खबरें पढ़ती है, टीवी पे और अंदाज में? कोई फर्क होता है रेडियो के माइक्रोफोन और टीवी के माइक्रोफोन? नहीं, के कैमरा का पोस्चर में थोड़ा फर्क होता है और थोड़ा सा आपकी डिलीवरी के अंदाज में कि आप जेस्चर्स आप क्या दे रहे हैं, बस इसके अलावा कुछ नहीं। रेडियो पे आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं, हिल भी लिया, इधर उधर देख भी लिया। टेलीविज़न पे आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस के लिए, अपने बॉडी के मूवमेंट्स के लिए, क्योंकि ज़ाहिर इतने लोग आपको देख रहे होते हैं। कोई ऐसी खबर जो आज तक याद रह गई, कोई ऐसी मोमेंट जिस पे अपने जज्बात को और एक्सप्रेशन को बहुत काबू करना पड़ा? तो बहुत सारे मेरे माशाल्लाह। देखिए मैंने 83 से काम शुरू किया और मैं बुनियादी तौर पर न्यूज़ रीडर ही हूँ, और मैंने ज़ाहिर है कि ऐसे बहुत सारे अहम मौक़े आए जो कि मैंने पढ़े, लेकिन सबसे अहम मौका जो था वो मुझे वर्ल्ड कप जीता जब पाकिस्तान ने। अरे 1992। जी, वो टेलीविज़न पे मैंने पढ़ा उस दिन बुलेटिन, और मुझे याद है जब इमरान खान और बाकी सारे खिलाड़ी ट्रॉफ़ी लेके पूरे ग्राउंड में दौड़ते फिर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे उसका। और फिर फॉरेन ऑफिस में एक रिसेप्शन हुआ था जिसमें बड़ा मशहूर होता था गेस्ट हाउस एक ड्रामा उन दिनों। जी जी, रैम्बो बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सारी टीम, क्योंकि वो बहुत पॉपुलर था ड्रामा, तो वो और न्यूज़ की तरफ से मैं उसमें गई थी। हम नुमाइंदगी की आपने टेलीविज़न, क्रिकेट टीम को बुलाया हुआ था उन्होंने।
تو یہ مجھے یاد ہے. اس کے علاوہ کوئی سیاسی ایسا ہاں سوری سیاسی کیا حوالے سے تو بہت سارے جو بھی اتار چڑھاؤ آتے ہیں تو وہ ظاہر ہے ہوتے ہیں, آپ کرتے ہیں اور آپ کو یاد بھی رہتے مجھے یاد ہے وہ آپ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہوا تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی اور وہ خبر تک پہنچنا اور وہ ایک بڑا چیلنج تھا اور اس خبر کو پڑھنا. وہ یوں تھا کہ دیکھیے فون آیا دفتر سے ریڈیو سے کہ گاڑی آپ کو لینے نہیں آئے گی, حالات بہت خراب ہیں. تب میں بہت دور رہتی تھی اور میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں تم ڈرائیو کر کے نہیں جا سکتی, صورتحال بہت خراب ہے. بچے میرے اتنے چھوٹے تھے کہ ہم ان کو گھر میں اکیلا چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. مجھے یاد ہے بہت اچھی طرح کہ میں نے اپنے بچوں کو پچھلی سیٹوں پہ نیچے بٹھایا تاکہ اگر شیشے ٹوٹیں گاڑی کے تو میرے بچوں کو نہ لگے. اور پھر ہم لوگ گئے بالکل, اور جگہ جگہ 20 جگہ پہ آگیں لگی ہوئی تھیں اور ہنگامے تھے, اور میں اترتی تھی گاڑی سے ان لڑکوں سے ریکویسٹ کرتی تھی کہ بیٹا ہمیں تو گزر جانے دو. تو پھر اس طرح میں دفتر پہنچی اور پھر وہ خبر پڑھی. جی بالکل, بڑا ایموشنل مومنٹ ہوگا اس طرح کی خبر پڑھنا. جی جب وہ خبر پڑھی اس وقت میں ریڈیو میں تھی, یہ میں دوسرے دن کی بات کر رہی ہوں. اچھا. کیونکہ ہنگامے تو کافی دن جاری رہے تھے. پہلے دن جب میں دفتر میں تھی اور ہمیں پتا چلا کہ اس طرح فائرنگ ہو گئی ہے, اور اس طرح کی مومنٹس کو ایک نیوز ریڈر کیسے قابو کرتا ہے, چاہے کسی بڑے شخصیت کی ڈیتھ کی خبر ہو یا ان ایموشنز کا اظہار جو ہے, کیا وہ پارٹ آف دا گیم ہے یا آپ کے خیال میں ایک اچھا نیوز ریڈر وہ ہے جو اپنے ایموشنز کو ظاہر نہ ہونے؟ بالکل بالکل. دیکھیے آپ کا کام جو ہے, ایک نیوز ریڈر کا بنیادی کام کیا ہے, خبر کو پہنچانا, ٹھیک ہے, اور ڈرانا نہیں, ٹھیک ہے, اور خود بھی پیشنس کے ساتھ رہنا اور دوسرے کے لیے بھی آپ پینک کریٹ نہ کریں. تو میرے لیے بالکل یقینی نہیں تھا یہ, اس کے باوجود کہ جب پتہ چلا تھا کہ فائرنگ ہو گئی ہے اور ہاسپٹل لے گئے ہیں محترمہ کو, تو یہی توقع تھی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن نہیں ہوا. اچھا, ایک اور واقعہ بڑا مشہور ہے کہ جب ایک سٹنگ گورنمنٹ کے بارے میں آپ کو شاید گن پوائنٹ پہ یا کوئی گن پوائنٹ تو نہیں تھا لیکن کوئی آ گیا تھا اسٹوڈیو میں اور آپ نے بڑی ذہانت سے اس معاملے کو حل کیا کہ ایک گورنمنٹ کی جگہ کسی دوسرے شخص کے نام دے دیا گیا کہ ان کو وزیر اعظم اناؤنس کرو. What was that? وہ ذرا کوئکلی بتائیے تاکہ ہم اس کے بعد گورنمنٹ تھی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور میں جب بلیٹن لے کے اندر چلی گئی تو نائب قاصد ہمارے ساتھ اندر آتے ہیں, تو وہ نارمل سی بات ہے. تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے مجھے ایک گتے کے اوپر لکھ کے دیا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہوں نے گورنمنٹ سنبھال لی. اب میں نے کچھ لمحے سوچا کہ یار یہ 10-12 قدم ہی چلی ہوں میں اتنی سی دیر میں, گورنمنٹ چینج ہوگی, کیا ہو گیا. پھر میں نے فوری طور پر کچھ لمحے جب میں نے انتظار کیا تو انہوں نے اتنی دیر میں بلیٹن پھاڑنا شروع کر دیا. سارا بلیٹن ہینڈ ریٹن ہوتا تھا تو, اور اس کی کوئی کاپی نہیں ہوتی تھی. بلیٹن پھاڑنے لگے, اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی صورتحال ٹھیک نہیں ہے. میں نے ایک کف کی ہوتی ہے جس سے آواز بند ہو جاتی ہے, میں نے اس کو آف کیا اور میں کھڑی ہو گئی. جب میں کھڑی ہوئی تو وہ میری کرسی پہ بیٹھے اور انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا. اب میں سوچتی ہوں کہ اگر وہ کف کی جو ہے وہ کھلی رہ جاتی اور ان کی آواز آن ایئر چلی جاتی. یہ وہ وقت تھا کہ ریڈیو پاکستان اس طرح سے ایف ایم کا دور نہیں تھا, ریڈیو پاکستان کی بہت زیادہ لسننگ تھی, تو وہ ایک پینک مچ جاتا پورے ملک. تو وہ پھر بڑا ہنگامہ ہوا بہرحال بڑی اندر اسٹوڈیو کے, اور عشرت کو بہت ستائش ہوئی کہ ہمارے ذہانت سے کام کیا. کف کی کے بارے میں ہم آپ کو تھوڑا سا بتاتے چلیں کہ ریڈیو کے اندر جب آپ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوتے ہیں, کف سے مراد کھانسی, اس کو کہتی ہے کھانسی کی چابی ہے کہ اگر آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو وہ ایک بٹن اندر سے نیوز ریڈر یا براڈ کاسٹر آپ کے کنٹرول میں ہوتا ہے, آپ اس کو پریس کرتے ہیں, اس کے بعد یا کھانس لیں, گلا صاف کر لیں, پھر بٹن کو آن کریں. تو وہ اس کی تیاری مکمل نہیں تھی, وہ جو بھی تقریب تھا نہیں, اس کو نہیں پتا تھا کہ کف کی عشرت بند کر دے گی. سو اس کا مطلب ہے پریزنس آف مائنڈ بھی بہت زیادہ ضروری. جی, یہ تو نیوز ریڈر کے لیے جو بنیادی جو چیزیں ہیں ان میں شامل ہے پریزنس آف مائنڈ. عشرت ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت سی یادیں ہیں ان کی اور بہت سی یادیں ہیں آپ کی ان کے ساتھ جو آج ہم تازہ کر رہے ہیں بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سیٹس پہ. ایک چھوٹا سا مشہوریہ بریک لیں گے, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم عشرت سے آج کا جو انداز ہے خبر دوسرے تک پہنچانے کا, اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے کہ وہ لگتا ہے کہ ایکسائٹمنٹ, کچھ انرجی زیادہ آ گئی ہے آج کے نیوز ریڈرز میں, اس پہ عشرت کا اوپینین لیں گے, ان کی ٹیک لیں گے. رہیے میرے ساتھ, ابھی ملتے ہیں.
जी जनाब, वेलकम बैक। इशरत आज हमारे साथ मौजूद है, इशरत साकिब, और बहुत सी बातें, बहुत सी यादें। अच्छा जी, जरा बताइए ना कि उस जमाने में तो मतलब इशरत, महपारा, सरैया शहाब, अब्दुल सलाम, अजहर लोधी, खालिद हमीद साहब। अब ये वो नाम है कि जिनका अंदाज़े बयां ऐसा सॉफ्ट म्यूजिक, मैं कहता था ऐसा लगता था मौसीकी आप सुन रहे हैं, लेकिन अब मौसीकी में कुछ रॉक ज्यादा आ गया है। ये रॉक खबरें आपको कैसी लगती हैं? बस एक अंदाज है, ठीक है। वो कहते हैं ना कि सबात एक तगय्युर को है ज़माने में, तो शायद तब्दीली अच्छी लगती होगी लोगों को। हम तो लोगों की बात ही नहीं कर रहे, हम तो आपकी बात कर रहे हैं। आपको कैसे लग रहा है कि ये जरा ऐसे लगता है? मुझे मतलब नहीं इतना अच्छा लगता। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरा न्यूज़ जो है, न्यूज़ रीडर का काम जो है वो ख़बर पहुंचाना है बस, और ख़बर पहुंचाने के लिए इतना ज़ोर लगाने की, इतनी जान मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो जोर है वो आपके ख्याल में अननेसेसरी है, गैर जरूरी? जी, माजरत के साथ। हाँ, ली आपका ओपिनियन है, और आप माशाल्लाह एक अथॉरिटी हैं, आप गुरुज में आती हैं इस काम के, और आपकी बात को वैल्यू करते हैं लोग, इसलिए हम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो अगर वो सॉफ्ट हो जाएं और धीमे अंदाज में खबर पहुंचाने लग जाएं, तो वो जो मुकाबले की सी फजा है कि कंपटीशन के किसने ज्यादा जोश से खबर सुनाई, वो कहीं पीछे रह जाए। जोश से सुनाई और पहले सुनाई, ये भी बड़ा इशू बन गया है कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो है वो हमने ब्रेक करनी है, चाहे अब वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनती है या नहीं बनती। एक तो ये बात, इसकी कोई वो नहीं रही, तफरीक नहीं रही कि क्या खबर ब्रेकिंग न्यूज़ है और क्या नहीं है। दूसरी बात ये कि पहले इस दौड़ के चक्कर में आप भले बाद में माजरतें करते रहें कि जी हम माजरत चाहते हैं, हमने गलत दे दिया, बाद में पता चला कि यूँ। तो स्टेट चैनल का ये है कि ठीक है, थोड़ा सा देर से तो देते हैं रेडियो टेलीविजन, लेकिन मुसद्दिका होती है। क्रेडिबिलिटी जो है ना, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप खुद भी काफी ब्रेकिंग न्यूज का हिस्सा रही हिस्सा रही? हाँ हाँ, मतलब ये कि वो शादी के हवाले से मुझे याद है, आपकी जब शादी हुई तो वो कोई खबर, एक बड़े आपका कोई बात थी जिसको बहुत, फिर उसके बाद कि जी शादी होती नहीं है कि हाँ, जाती जी, है कि जी, क्या? वो एक इंटरव्यू था, तो वो किसी ने सवाल किया शादी के बारे में कि शादी क्यों नहीं कर रही। मैंने कहा शादी की नहीं जाती, शादी हो जाती है। तो उसको उन्होंने नेगेटिव लिया और उन्होंने बड़ी हेडलाइनें निकाली उसकी अपने इंटरव्यू में, और मैं बड़े दिन सफाइयाँ देती रही कि मेरा मकसद ये नहीं था, मेरा मकसद था कि अल्लाह मियाँ की तरफ से होती है। और फिर बल्कि मैं आपका और नरगिस का इंटरव्यू एक दिन देख रही थी, तो उसमें आप लोग इसी शो में आप लोग उसी को सेकंड कर रहे थे कि, और वाकई मतलब ये ऐसी चीज़ है कि जो आपके इख्तियार में नहीं है। अच्छा। शादी का होना, तो ये तो अल्लाह की तरफ से रिश्ते बने होते हैं, वक्त लिखा होता है। शादी पसंद की? सेमी कह लें। पसंद की भी थी, और जाहिर है कुछ घर वालों की भी मर्जी थी। अच्छा, मुझे याद है कि 2006 की बात है। जी बिल्कुल, 2006 में जब आप मेरे शो में आई थी, इसी शो में, सन मुझे अब याद नहीं आ रहा, 2008 था या 2006 था, जब ये राइजिंग पाकिस्तान के नाम से यही वाला शो मैं किया करता था। 2008। तो उसके इख्तिताम पर आपने एक बात की थी अपने बेटे और बच्चों के हवाले से, और उनकी शादियों और उनकी पसंद की शादियां और कुछ हवाले से। और मैंने कहा था कि इशरत 10-15 साल बाद मैं आपसे पूछूंगा, और इत्तेफाक है कि तकरीबन 10 साल बीत गए हैं। और तो इशरत ने कहा था कि जी मैं तो जिस दिन अपने बेटे की शादी करूंगी, उस वक्त बहुत छोटा था उस वक्त, अब तो माशाल्लाह जवान हो गया। जी माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी में है, शामिर जी। एग्जैक्टली। तो इन्होंने कहा था कि जी मैं वो माँ हूँ जो अपने बेटे की जब शादी करेगी ना, तो दुल्हन को घर लाते के साथ ही उनको तो मैं अलग घर लेके दूंगी, वो अपना घोंसला अलग बनाए, और उसको वो सास के साथ उसकी मैं जिंदगी नहीं गुजारना है। तो मैंने कहा था ये जब सास बनने लगोगी ना इस तब मैं पूछूंगा। तो अब भी ख्यालात वही हैं कि बहुओं को अलहदा रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि देखिए माएँ जो है ना, वो उनके दिल बहुत छोटे होते हैं और आप अपने बच्चों को, इवन बेटियों को भी शेयर नहीं कर सकती दामादों के साथ। हाँ। और बेटों को तो जाहिर है 24 घंटे आपने देखना होता है, तो इसलिए आप देखें ही ना, वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहें, क्योंकि जाहिर है उनकी ज़िंदगी है, उन्होंने अपना एक फितरत का एक तरीका है गुजारना है, तो मेहमानों की तरह आए, मिलें और चले जाए, ना आपको दुख हो ना उन्हें दुख हो। और ये अब अमल करने लगी हैं आप इसके ऊपर?
जब शामिद की इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो मेरा ख्याल है अच्छा है कि बच्चों को अपनी ज़िंदगी अलग से, ये मैं किसी उससे नहीं कह रही, मैं इसलिए कह रही हूँ कि वाकई आप शेयर नहीं कर सकते अपनी औलाद आपके को। ख्याल में एक ज़्यादा हेल्दी रिलेशनशिप बनता है अगर जी आप बिल्कुल बिल्कुल। वेरी इंटरेस्टिंग। खास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ की जो माएँ हैं उनके लिए ये जुमला, ये बात हजम करनी बहुत मुश्किल होगी। नहीं, ऐसी बहुत अच्छी अच्छी सासें होती हैं, मैं भी अच्छी होंगी इंशाल्लाह ताला लेकिन ये है कि आप शेयर नहीं कर सकते ना, तौसीक मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए क्यों मुश्किल में पड़े। और फिर पता है क्या, बेटों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो किस तरह से निभाएं बीवी के साथ भी और माँ के साथ भी, तो इसलिए बेटे को भी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। जो ये जो मीडिया की पूरी कहानी, इसने बहुत तेजी से अपना सफर तय किया और अब सोशल मीडिया की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। न्यूज़ रीडर्स भी जो है उनके अपने पेज और उसको अपडेट रखना, और वो क्या आप इन चीज़ों पे बिलीव करती हैं या आप समझती हैं कि मेरी तरह आप भी पत्थर के ज़माने की एक खातून है जो बस हूँ तो पत्थर के ज़माने की लेकिन ये है कि कोशिश करती हूँ कि बच्चों के साथ साथ जो है वो चलने की कोशिश करूँ, सीखती रहती हूँ बच्चों से, अपने घर के बच्चों से भी। मेरी बेटी रोयाम है और वो काफ़ी कंप्यूटर के अंदर उसकी समझ बूझ ज़्यादा है, और बेटा जो है उससे भी पूछती रहती हूँ। लेकिन मैं बाहर भी दफ्तर में जो बच्चे हैं उनसे बहुत पूछती हूँ कि क्या चीज़ कैसे करनी है, और फिर वो भी मुझे फिर खुशी से बताते हैं जब उन्हें पता होता है कि ये हमारा आंटी का इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। तो ये है कि फिर मैंने फेसबुक पे बनाया और उसके बाद फिर मुझे बच्चों ने बहुत मजबूर किया। एक मेरी एक बच्ची है, उसने मेरा इंटरव्यू किया था टर्किश किसी अखबार के लिए, जवेरिया, उसने मुझे बहुत मजबूर किया। उसने कहा नहीं मैडम आप प्लीज़ बनाएं ट्विटर अकाउंट। तो मैंने फिर उन पूछ के मैंने कहा अच्छा चलो बनाओ। उन्होंने फिर ट्विटर अकाउंट बनाया। फिर 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे कहा आपके तो पता नहीं 20K हो गए। तो मैंने कहा क्या ज़्यादा होते हैं? उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने कहा अच्छा तो फिर मैं अब पहले जो भी मुझे ट्वीट करना होता है पहले मैं चेक करती हूँ सबको ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं है इसमें तो क्योंकि सोशल मीडिया का ये भी बड़ा मसला है, जरा सी ऐसी वैसी बात होगी तो वो भी फिर एक पूरा और इसका आपको आग की तरह फैल जाएगी बहुत। लेकिन एक बात है कि अगर आप इसको ध्यान से और पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करें तौसीक, तो बहुत काम की चीज़ है। बेशक। अब मैं इस बारे में बिल्कुल बहुत ही पैदल हूँ, मैं ट्वीट भी नहीं करता, इंस्टाग्राम भी, बस फेसबुक है ना, करना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि ये जो इदारे हैं पाकिस्तान टेलीविजन, रेडियो पाकिस्तान, कहा जाता है ये उस्तादों का दर्जा रखते हैं, इनसे इंसान सीखता है। आप जैसे लोगों से कम से कम लेट मी एडमिट कि इशरत के तलफ़ुज़ और अंदाज़े बयां से मैंने अपनी उर्दू को बहुत दुरुस्त किया उस ज़माने में आपकी सुन के। वो कहते हैं ना कि इज़्ज़त को इज़्ज़त होती है तौसीक, तो आपको मैंने हमेशा अपने सीनियर्स की और बड़ों की इज़्ज़त करते देखा, इसीलिए अल्लाह ने आपको इतनी इज़्ज़त दी है। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आजकल के दौर में अच्छी उर्दू सीखनी हो क्या करें, क्योंकि मीडिया पे तो बहुत ही अनवाउ अक़साम का तलफ़ुज़ इस्तेमाल हो। तौसीक मैं इस पे ना मेरी रिजर्वेशंस हैं और मैं इस पे दुखी भी बहुत हूँ कि हम अपनी उर्दू को ख़त्म कर रहे हैं। उर्दू को अगर मैं फिर माजरत करूँगी, अगर किसी को बुरा ना लगे, उर्दू मर रही है। हम आसान रास्ता ढूंढते हैं कि ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, एज इट इज़ डाल दो, ठीक है। क्यों एज इट इज़ डाल दो भाई, आप उसके लिए उर्दू का लफ्ज़ बनाएं। कुछ दिन वो कानों को अजनबी लगेगा, फिर आप आदी हो जाएंगे उसके। उर्दू को बढ़ाएं। मैं पंजाबी स्पीकिंग फैमिली से हूँ। मेरी अम्मी उस्ताद थी, मेरी अम्मी ने इस पे बहुत काम किया कि हम मेरे बच्चों की उर्दू साफ़ होनी चाहिए। आजकल पेरेंट्स जो हैं वो ये कोशिश करते हैं हमारे बच्चों की उर्दू तो छोड़ दीजिए, इंग्लिश साफ़ होनी चाहिए। तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, वो भी होनी चाहिए जो भी ज़बान। लेकिन देखिए मेरे बेटे ने ओ लेवल्स में मैंने उसको उर्दू लिटरेचर लेके दी, वो आंसुओं से रोता था कि मुझे आपने किस मुसीबत में डाल दिया। ज़ाहिर है उसको फैज़ पढ़ना और उसने इकबाल पढ़ना ब्ला ब्ला, मैं उससे नोट्स पढ़ के सुनाती थी सारी रात उसको कि नहीं आप सुनते जाओ। अच्छा फिर वो मुझे सुनाने लगा और बीच में बोलता है कि ब्ला 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 शिकसत। मैंने कहा क्या शिकसत? मैंने कहा क्या, दिखाओ मुझे नोट्स। उसने मुझे नोट्स दिखाए तो वो शिकस्त लिखा हुआ था। अब मैंने सोचा सुबह इसका पेपर है, अगर मैंने इसको कहा कि ये शिकसत नहीं शिकस्त है तो ये शिकसत भी भूल जाएगा तो मैंने कहा इसको लिखना कैसे है? उसने कहा शीन काफ सीन ते। मैंने कहा ओके चलो लिखेगा तो ठीक। लेकिन मुझे दुख हुआ बहुत इस बात का
اور اسی لیے میری بڑی کوشش ہوتی اچھا ہے. میڈیا سے ہم صاف اردو کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک تو لغت سے دوستی کریں. اچھا اب یقین کریں کہ میرے پاس بہت ساری لغات ہیں اور مجھے جہاں پتہ چلتا ہے کہ کوئی اچھی لغت ہے میں اس کو اپنے پاس رکھ لیتی ہوں, اور میرے سرہانے ایک لغت ضرور پڑھی ہوتی ہے. میں فارغ ہوتی ہوں تو میں لغت ضرور پڑھتی ہوں اور میں بہت انجوائے کرتی ہوں. اچھا مثلاً کیا ایک لفظ دیکھا اس کے مطالب ہاں اس کو پڑھتے رہے اور پھر آپ کو اچانک کوئی ایسا لفظ نظر آتا ہے کہ نہیں یار یہ کس طرح سے تھا, پھر لفظوں کے میننگز آپ کو پتہ چلتے ہیں, پھر غلط لام اور صحیح کا آپ کو پتہ چلتا ہے. یہ ایک بہت دلچسپ کام ہے. ویری انٹرسٹنگ, ویری انٹرسٹنگ. عشرت ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک وقفہ, میں بریک نہیں کہوں گا, عشرت بیٹھی ایک وقفہ لیتے ہیں کچھ ہی دورانیے کا. نہیں آپ کا مشہوریہ بریک بہت اچھا ہے نا, مشہوریہ بریک اچھا ہے نا. بالکل. چلے جناب, عشرت نے اس کی توثیق کر دی ہے تو اس لیے ہم مشہوریہ بریک لیتے ہیں. ابھی ملتے ہیں, رہیے ہمارے ساتھ. آج کی نشست میں عشرت ثاقب ہمارا ساتھ دے رہی ہیں. جب ہم نے ان کو اس نشست میں مدعو کیا تو ہم نے سوچا کہ وہ تشریف لائیں گی, ہمارے دل کو خوشی محسوس ہوگی, لیکن مدعو کرنے سے لے کے آج کی صبح تک کا سفر کچھ اتنا سہل نہ تھا. دشواریاں تھیں. سب سے بڑی دشواری عشرت ثاقب کا ماننا تھا. مانی, پہنچی اور عزت افزائی کی. کیسی اردو بولی میں نے, بہت خوبصورت ہے نا ماشاءاللہ. یہ ویسے کوشش کی جائے تو مشکل الفاظ کے ساتھ اردو بولی جا سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اندر زبان موجود ہوتی ہے, ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. جی توثیق, میں ایک جملہ اکثر کہا کرتی ہوں کہ اچھا بولنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ لفظ آپ کے کنٹرول میں ہوں, آپ کے قابو میں ہوں. لفظ آپ کے منہ سے اچھلتے کودتے دوڑتے بھاگتے گرتے نہ پڑیں, مطلب وہ آپ کی کنٹرول میں ہو. اچھلتے کودتے مطلب ایک خوبصورت سی شکل دیں آپ لفظ کو اور پھر وہ آپ کے منہ سے نکلے تو وہ اگلے کے کانوں کو بہت بھلا لگے گا. اچھا ایک کام جو تاثر یہ بھی ہے کہ جب 80 کی دہائی میں یا 90 کی دہائی میں جب پرائیویٹ چینلز نہیں تھے تو اس زمانے کے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے آرٹسٹ بن کے اس میں ایک بہت بڑی حقیقت یہ بھی تھی کہ صرف ایک چینل ہوا کرتا. ہاں جی, میں اس پہ میری بڑے شدید تحفظات ہیں. اچھا بتائیے. یہ میں اکثر لوگوں سے سنتی ہوں کہ جی نیوز ریڈرز اس لیے مقبول ہیں اس وقت کے کہ چینل ایک ہوتا تھا تو لوگ مجبور ہو کر سنتے تھے. یہ بات نہیں ہے. دیکھیے اس وقت بھی کچھ ایسے نیوز ریڈر تھے جو آج لوگوں کی یادداشت میں محفوظ نہیں ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ جانتے ہیں اس بات کو. بے شک آپ بہت چھوٹے تھے اس وقت, لیکن وہ چیز ہمیشہ یاد رہتی ہے. بالکل بالکل. جو وہ الطاف حسین حالی کا مقدمہ شعر و شاعری اگر کسی نے پڑھا ہو تو کہ شعر جو ہے وہ یاد رہتا ہے جو دل سے نکلا ہوتا ہے. جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دل تک پہنچتی ہے. جو کام آپ دل سے کرتے ہیں وہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ وہ اگلے کے یادداشت میں دل میں محفوظ رہ جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ تھے, چاہے وہ اداکار ہوں, چاہے وہ گلوکار ہوں, چاہے وہ نیوز ریڈر ہوں, جنہوں نے دل سے کام کیا اور وہ لوگوں کی یادداشتوں میں محفوظ ہیں. آج بھی جو لوگ دل سے کام کر رہے ہیں بالکل وہ یادوں میں رہیں گے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ بھی لوگوں کی یادوں میں ہیں. لوگ ان کو رجسٹر کرتے ہیں, پھر دیکھنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں. اچھا چلیے, میں تو ابھی تک کام کر رہی ہوں تو اس لیے میں لوگوں کو یاد ہوں. خالد حمید کیوں یاد ہیں, اظہر لودھی کیوں یاد ہیں, ثریا شہاب لوگوں کو کیوں یاد ہیں, مہپارہ صفدر ہیں, ارجمند شاہین ہیں, عبدالسلام صاحب ہیں, شائستہ آپی تو خیر بہت بڑا نام ہے ماشاءاللہ, سبھی بڑے نام ہیں. اور شائستہ کو تو میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر میں جان پکڑا کرتی تھی. ماشاءاللہ وہ بہت بہادر عورت ہیں. بے شک بے شک, اور ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ان کو بھی کسی دن اس سامنے بنانا ہے. اور شائستہ سے میں نے بہت سیکھا تو ماشاءاللہ میں نے, ظاہر ہے ہمارے ہاں کوئی اکیڈمی تو ہے نہیں توثیق, ہم ایک دوسرے سے ہی سیکھتے ہیں. اور سیکھتا بھی وہی ہے جو چاہتا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ سیکھنا نہیں چاہتا. تو شائستہ کا یہ ہے کہ شائستہ کو آپ خبرنامے سے میں 2 منٹ پہلے بھی فون کرتی تھی تو زید صاحب اٹھاتے تھے اور کہتے تھے شائستہ نماز پڑھ رہی ہیں.
मैं मायूस होकर फ़ोन बंद कर देती थी। लम्हे नहीं गुजरते थे और फ़ोन आता था शाइस्ता आपी का कि मैंने फ़ौरन सलाम फेरा और मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा तुमने क्यों बंद किया ज़ैद फ़ोन, उसका खबरनामा होने वाला होगा, कोई लफ्ज़ पूछ रही होगी। और फिर वो बताती थी ना, बहुत बहुत ही अच्छी खातून। मैं आपका जब वैसे प्रोफाइल देख रहा था तो मैंने आपके नाम के साथ एक लफ्ज़ जुड़ा हुआ नहीं देखा, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। मुझे ख्याल था आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिल चुका हो। नहीं, अल्लाह करे, अल्लाह मियां आपकी ज़बान मुबारक करे। मुझे तमगा इम्तियाज़ मिला हुआ है जो इससे छोटा होता है। मुझे ये बताइए कि ये अवार्ड्स और इकराम और सताइश ये एक फनकार के लिए कितनी ज़रूरी है, और अगर ये ना मिले तो क्या दुख होता है? बस आपको दुख है कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं मिला? हाँ, मुझे इस हवाले से दुख है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी जो मुझे अपने अगर मैंने कुछ किया है तो इसका जो मुझे सिला मिला है ना, वो लोगों की मोहब्बत है और लोगों की इज्जत है। मतलब मैं उसका, उस ज़ात का और इन लोगों का बिल्कुल भी कोई अदा नहीं कर सकती हक। लेकिन मुझे अवार्ड हमेशा उस वक्त मिले जब ख़त्म हो जाते थे लोग और मैं ही बचती थी। कि जब गिनती खत्म होगी तो फिर भाई इशरत को भी दे दो। तो वो सब मज़ा नहीं आता चीज़ का ना, उस वक्त मज़ा नहीं आता। अब लाइक प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है तो वो मेरा दिल इसलिए चाहता है कि अब मेरे बच्चे बड़े हुए हैं, तब मेरे बच्चे छोटे थे, उनको पता ही नहीं था माँ क्या कर रही है। तो अब मेरे बच्चों को पता चलेगा, अगर वो देखेंगे, अगर कोई समझे इस काबिल मुझे, तो मैं उनके चेहरे पे वो खुशी देखना चाहती हूँ। और मेरा ये भी दिल चाहता है कि ये खुशी मुझे मेरी ज़िंदगी में मिले। कल को मैं मर जाऊंगी तो अखबारों में, टीवी में, रेडियो में 2-2 लाइनें तो सबने बोल देनी है, मुझे उसका क्या फ़ायदा? मुझे अपनी ज़िंदगी में खुशी चाहिए ना, अपनी मेहनत की। हमारे एक दोस्त हैं इरफान मदुरफी, आप भी जानते हैं, राइटर जो हैं, वो एक बड़ी खूबसूरत बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमूमन जब कोई फनकार या आर्टिस्ट इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी याद में अगली शाम या उसी शाम एक प्रोग्राम किया जाता है जिसमें उसके तमाम अहबाब, रफ़क़ा आते हैं और उसके बारे में, उसके लिए सताइश के कलमात इस्तेमाल करते हैं। और उसका कहती है कि वो उसकी जिंदगी में होना चाहिए ताकि वो खुद देखे तो उसको जो खुशी याद में मिलेगी, प्रोग्राम उसकी जिंदगी में हो, वो उसको उस याद से क्या मिलेगा। मैंने आपको एक बात बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस वक्त जिस मकाम पर हूँ, मैं एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर काम कर रही हूँ। जाहिर है मेरे शौहर घर चलाते हैं और मेरा ये शौक़ है जो पूरा हो रहा है। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे, रूही बानो को देख लीजिए आप, गुलबहार बानो को देखिए, फिर मैंने अली एजाज का इंटरव्यू देखा, फिर मैंने ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि जिन्होंने हमारी यादें सजाई। इरफान खोसट की मैं बात करूंगी, वो अपनी वालदा का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरी माँ ने मेरा नसीब क्यों नहीं लिखा। क्योंकि अगर मेरी माँ मेरा नसीब लिखती तो मेरी जिंदगी में इतनी मुशक्कत ना होती। और ये मुशक्कत आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम एक एक सीढ़ी चढ़ के यहाँ तक पहुँचे हैं। इशरत, आपसे बात का हमेशा लुत्फ आता है, आज भी आ रहा है, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ हम सब वक्त की कैद में हैं और इस नशिस्त जाहिर है इसने भी अपने इख्तिताम तक पहुंचना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लुत्फ आया, जीती रहिए, इसी तरह मुस्कुराती रहिए। एंड बहुत वाकई शुक्रिया कि आप आखिरकार मान गई। नहीं, आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया और आपको कभी इनकार नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आपने इशरत साकिब और मेरे साथ ब्रेकफास्ट एट होम की ये डिशेस तजुर्बे में लाए, महसूस भी हुए होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।